हमारी बात चल रही है सन एम्पायर के फाउंडर NK पटेल सर के साथ। तो चलिए इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं उन्हीं के साथ। सर, आपकी इतनी लंबी जर्नी में आपने बहुत सारी स्कीम्स इंट्रोड्यूस की है। आपकी सबसे फेवरेट स्कीम कौन सी रही है? ऐसे तो हर एक स्कीम मैं अपने 100% एफर्ट लगाने के बाद ही करता हूँ, और मेरा फोकस है मेरा वपराशकर्ता, मेरा मेंबर, और उनके लिए खुद मैं एनालिसिस करके उनको कौन सी साइज़ का पूजा रूम चाहिए, स्टोर रूम चाहिए, किचन प्लेटफॉर्म चाहिए, उनको टेरेस पे कौन कौन सी सुविधा चाहिए, उनके बच्चे के लिए क्या करना चाहिए, वो तो होता ही है। लेकिन मेरी फेवरेट स्कीम में मैं 3 स्कीम को फेवरेट करूँगा। एक कि जो इनिशियल कैरियर में जब लोग अपार्टमेंट में जाने के लिए पसंद नहीं करते जी। हम आज से 36 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो जो हमने रो हाउसेस बनाए, तो उसमें से सनविला रो हाउस है। वो रो हाउस स्कीम मेरी फेवरेट इसलिए है कि वो रो हाउस की कीमत उस टाइम पे 1,25,000 थी। आज के ज़माने में तो हमको आश्चर्य होता है कि 1,25,000, और वहाँ हमने सेमी सेलर में बच्चों के लिए एक रूम बनाया, ग्राउंड फ्लोर पे एक ड्राइंग रूम, किचन, वॉशिंग एरिया है, अपर 2 फ्लोर पे 2 बेडरूम बनाए, और उसके ऊपर अपनी हॉबी के लिए एक स्टडी के एरिया का एवेन्यू भी बनाया। तो डिज़ाइन के हिसाब से, कॉस्ट के हिसाब से और पूरे प्रोजेक्ट के लेआउट के हिसाब से मेरी वो पसंदगी की स्कीम है। हाई राइज में हमने काफ़ी हाई राइज बनाए हैं। अभी हमारा सरदार पटेल रिंग रोड पे 22 स्टोरी मकान बन रहा है, वो 70 मीटर होगा। बट सनव्यू टावर, जो टावर हमने करीबन 1991 में बनाया, जो अर्थक्वेक के टाइम पे भी जीवन से भी आगे, वो हमारी सक्सेसफुल स्टोरी है। बहुत बढ़िया। उनके मेंबरों ने अर्थक्वेक के बाद हमको सम्मानित किया। आप समझ लो कि 91 में हमने स्कीम कर दी, 2001 में अर्थक्वेक आया, तो 10 साल के बाद हम तो थे नहीं उस टाइम पे साइट पे, हमारा कनेक्शन भी मेंबर से 10 साल के बाद तो एज अ डेवलपर कम हो जाता है। जी, सही बात है। तो हमने 10 साल के बाद भी मेंबरों ने हमको बुला के सम्मानित किया, और वो स्कीम का आज भी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्सटर्नली आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया है। तो वो 91 का पहला मेरा जो हाई राइज स्कीम है, वो मेरा पसंदीदा स्कीम है। और ये दोनों स्कीम रहना है, रेसिडेंशियल स्कीम थी। तो कमर्शियल के लिए अभी हमने एक कंप्लीट की है सन ऑर्बिट। तो सन ऑर्बिट स्कीम हमने 8, 10, 12 मंजिले का टावर नहीं बनाए, बट 3 स्टोरीड का एक्सेलेंट एक वर्क प्लेस, ऑफिस स्पेस, रिटेल स्पेस और शोरूम प्लेस बनाया। सर, आपने अभी बताया कि आपके मेंबर्स ने इतनी सफल आपकी जो स्कीम है उसके लिए आपको सम्मानित किया था 10 साल के बाद भी। तो इस पर से मैं और भी जानना चाहूँगी कि आपके और इतनी लंबी जर्नी में कौन कौन से अचीवमेंट्स, क्या क्या माइलस्टोन्स रहे हैं? पहला तो ये मैं बताऊं कि हमारी 36 साल की जर्नी में आज तक कोई मेंबर ने हमारे ऊपर कोर्ट केस नहीं किया है, या कंज्यूमर कोर्ट में हमारे सामने नहीं गए हैं। दूसरी बात है कि हमारा क्वालिटी, एथिकल प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस, इंजीनियरिंग और एनवायरमेंटल एस्पेक्ट इतने अच्छे होते हैं। तो इसीलिए तो मैंने आगे भी आपको बताया था कि क्रिस्टल का एक 4 स्टार रेटिंग भी हमको मिला है। तीसरी बात है कि हमको जो प्रॉफिट मिलता है उसका बहुत छोटा सा परसेंटेज आपके मेंबर को पोजीशन के बाद उसके पीछे यूटिलाइज करो, तो मेंबर खुश होते हैं कि उनको छोटी छोटी, कोई शीशा टूट गया है, कहीं छोटा सा लीकेज है, कहीं 2 इलेक्ट्रिकल स्विचें काम नहीं कर रही है, तो ऐसी छोटी चीज़ों का खर्च नहीं होता है और मेंबर के लिए एक बहुत मायने रखती है। एक तो मेंबर बोलता है कि मैंने पूरा पैसे दे के अभी ही मकान लिया है, इसमें कुछ फॉल्ट नहीं होना चाहिए, और दूसरा मेंबर को पोजीशन मिलने के बाद ही हैज़ ऑल द राइट टू कंप्लेन यू।
तो मेरा एक ये है कि कोई भी मेंबर आज भी बुकिंग के टाइम पे मैं कोई मेंबर को नहीं मिलता हूँ, लेकिन पोजीशन लेने के बाद कोई भी मेंबर मेरी ऑफिस में आवे तो वो मेंबर को मिलता हूँ। सर, आप इतनी बारीकी से काम करते हैं, इतना सारा सोच के, आगे का भी सोच के काम करते हैं, तो आपकी ऐसी इतनी जर्नी में आपके इतनी काम की सराहना के लिए कोई प्रेस्टिजियस आपके जो रिवॉर्ड्स रहे हैं उनके बारे में बताइए। अवार्ड्स तो लोग देते हैं, सम्मानित करते हैं, उनसे मैं खुश होता हूँ। आज तक काफ़ी अवार्ड एकेडमिक वर्क के लिए यूनिवर्सिटी से मिले हैं, प्रोफेशनल वर्क के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर से मिले हैं। लेकिन जो मेरा पेशा है रियल एस्टेट बिजनेस, उसके बारे में यूएसए में आज से 10 साल पहले मेरे को सम्मानित किया गया। वो अवार्ड एक मेरे लिए मायना रखता है। और दूसरा अवार्ड माननीय राज्यपाल जी ने लास्ट ईयर गुजरात ग्लोरी अवार्ड दिया। लास्ट ईयर दूसरा भी माननीय मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी ने पर एक अवार्ड दिए। उसके अलावा काफ़ी रियल एस्टेट रिलेटेड बिजनेस चैनल, रियल एस्टेट रिलेटेड मैगजीन, उनसे बहुत अवार्ड मिले हैं। बट अवार्ड के अलावा जो मेरे मेंबर अवार्ड देते हैं वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और लास्ट ईयर नवरात्रि के टाइम में मेरे सन रियल होम रानीप में है, करीबन 600 घर है और वहाँ रिक्शा वाला रहता है, पानी बेचने वाला रहता है, नाई रहता है, ऐसे छोटे छोटे आदमी रहते हैं। वहाँ हमने 12-13 लाख में 1 बेडरूम के घर बनाए, 23-24 लाख में 2 बेडरूम के घर बनाए। वो लोगों ने मेरे को बुला के सम्मानित किया। तो करीबन 600 लोगों ने, आज समझो कि 600 की एक कॉलोनी है, 600 फ्लैट मेंबर है और उनको सेटिस्फेक्शन देना। और ये जो छोटे छोटे अपने पाँव पे अपने खून पसीने की कमाई से पैसा इकट्ठा करके मकान लिया है, तो उसको लिए मैं वो गौरव को मैं ज़्यादा गौरवप्रद मानता हूँ। जी बिल्कुल, उनके दिल में जगह बना के तो मुझे लगता है कि यही आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट रहता है। जैसे कि आपने बताया, तो आपका अभी तक 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन रहा है। ऐसा हमने अपने सर्वे में हमने बहुत सारे रियल एस्टेट एम्पायर्स को भी देखा है, लेकिन आप में एक ये स्पेशलिटी है कि आपका ऑलमोस्ट हमेशा 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन रहा है। तो इसके लिए आपकी पॉलिसी क्या है? पहली तो पॉलिसी है कि जो बुकिंग करने के लिए आते हैं तो ज़्यादातर मेंबर को हम एक काउंसलिंग करते हैं कि आप ये मकान ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, आपके घर में कितने आदमी हैं, आपका एजुकेशन क्या है, आपकी आमदनी क्या है। फिर उनको बताते हैं कि ये मकान में आपने एक ब्रोशर देख लिया, एक मॉडल हाउस देख लिया, वो नहीं है। हर महीने आपको 1500 रुपया मासिक देना पड़ेगा तो ही ये मकान रहेगा। आप पुराने घर में आपको 600 रुपया बिजली का बिल है, अभी 1600 होने वाला है जी। तो एक काउंसलिंग करके उसको एक साइकोलॉजिकली तैयार करते हैं कि आप अपने पुराने घर से नए घर के लिए बुक कर रहे हो, लेकिन ये सब प्रोज एंड कॉन्स है जी। बिल्कुल। दूसरी बात है कि वो 2 साल में धीरे धीरे हमको बुकिंग अमाउंट के बाद जो बाकी के किस्तें हैं मकान के वो देता है। तब कभी कभी उनको भी दिक्कत आ जाती है जी। कोई घर में कोई बीमार हो गया, वो बाहरगाम चला गया, नौकरी का ट्रांसफ़र हो गया, नौकरी छूट गया, तो उस टाइम पे हम उनके साथ खड़े रहते हैं कि ये 2 महीने तू पैसा मत दे। ओह, ये बहुत बड़ी बात है। तो तेरे को 2 साल में देना है तो 2 साल की बजाय तू 2.5 साल में हमको पैसा दे दे। तीसरी बात कि पोजीशन के टाइम पे उनको एक रिलैक्स करके एक पूरा क्वेश्चनरी सीट देते हैं कि तू तेरे घर में जाके सब शीशे सलामत है उसको टिक लगा दे, सब वॉश बेसिन बराबर है, सब इलेक्ट्रिक स्विचें बराबर है, हर एक टॉयलेट या बाथरूम से पानी जा रहा है, तेरे घर में कहीं क्रैक दिख रही है तो तू मेरे को अभी
मेरी कंपनी के इंजीनियर को बता दी, मेरा इंजीनियर ऐसा बोलता है जी। आप और जैसे हाँ, ही उनको और घर फिर पे- उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि 3 दिन के बाद आप फिर से आइए, हम इनको रिपेयर कर देते हैं। और 3 दिन के बाद हम फिर से उनसे फॉर्म भरवाते हैं कि आपने ये फॉर्म भरा था 5 दिन पहले, 3 दिन पहले, अभी ये सब चीज़ें हमने कर दी। तो आप ऑन द स्पॉट ये फीडबैक लेते हैं। हाँ, ये तो आपका सही में एक बहुत ही नया पहलू हमें देखने को मिला। और हर एक मेंबर को पोजीशन के बाद भी कम से कम 1 साल तक उनको सर्विस देते हैं। 1 साल तक हमारा इंजीनियर, हमारा प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन वहाँ बैठा रहता है। तो मेंबर की कोई भी छोटी मोटी बात है तो 1 साल तक कम से कम हम करते हैं। ये बाकी, ये बाकी, ये भी बाकी। भाई मुझे तो नहीं लगता कि इतने कम समय में हम एन के पटेल सर की पूरी जर्नी को जान पाएंगे। तो चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जल्द ही मिलेंगे। कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ सक्सेस फेयर में। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है सक्सेस फेयर में। हमारी बातचीत जारी थी एन के पटेल सर के साथ। आइए हमारी इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। सर, ब्रेक में जाने से पहले हमने आपके साथ ढेर सारी बातचीत की थी। हम अब ये जानना चाहेंगे कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए आपने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिए हैं। पहले तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए एक कंट्रीब्यूशन है कि जो रियल एस्टेट की जो इंस्टीट्यूट है जी, कि जैसे गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स है, गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ हाउसिंग एंड एस्टेट डेवलपर है, क्रेडाई है। सो ये तीनों इंस्टीट्यूट में वाइस प्रेसिडेंट के पद पे मैं रहा। और उस टाइम पे रियल एस्टेट बिजनेस में रियल एस्टेट डिज़ाइन, रियल एस्टेट क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट मार्केटिंग, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट फिनांस, हर एक पासे के लिए थ्रू दिस इंस्टीट्यूट आई हैव वर्क अ लॉट। बहुत मैंने काम किया। ओह दैट्स अमेजिंग। दूसरी बात कि आज से 12 साल पहले एक अहमदाबाद है, उनको एक महाजन ट्रेडिशन है कि जो जन्मे से अपने फील्ड में सक्सेसफुल होते हैं, 2 पैसा कमाते हैं, तो वो जन्मे से महाजन होते हैं। सो ऐसा महाजन ट्रेडिशन के हिसाब से आज शहर में आप टाउन हॉल देख लो, टागोर हॉल देख लो, वीएस हॉस्पिटल देखो, अटीरा देख लो, सेप्ट यूनिवर्सिटी, एचएल कॉमर्स, एचके कॉमर्स, तो सभी इंस्टीट्यूट जो है वो ये महाजनों ने बनाई हुई है। उन लोगों ने समाज को कुछ वापस देने के लिए, तो उस हिसाब से रियल एस्टेट में से आई हैव गॉट अ सक्सेस। तो ये रियल एस्टेट में कैसे मैं वापस करूं, तो मैंने एक नॉन प्रॉफिट एकेडमी बनाई है। वो एकेडमी ड्राइविंग रोड पे स्थित है, रियल एस्टेट स्टडी एंड मैनेजमेंट एकेडमी। तो रियल एस्टेट एक थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बिजनेस है। उसमें ज़मीन के रिलेटेड कायदे वाली बात होती है, दूसरा होता है डेवलपमेंट प्लान एंड टाउन प्लानिंग स्कीम की बात होती है, तीसरा रेंट कंट्रोल एक्ट, लैंड एक्विजिशन एक्ट, ऐसे कायदे की बात होती है, फोर्थ क्वालिटी कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, फिफ्थ कि अच्छी से अच्छी बिल्डिंग डिज़ाइन कैसे करना है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी कैसे बनाना है, मेंबर के साथ मार्केटिंग कैसे करना है, एथिकल प्रैक्टिस कैसे करना है, उनके लिए ये इंस्टीट्यूट काम करती है। एंड इट इज़ अ नॉन प्रॉफिट। 12 साल से हम वी आर इम्पार्टिंग एजुकेशन। हम चाहे स्टूडेंट को एजुकेशन देते हैं, यंग एडवोकेट को एजुकेशन देते हैं, जो आर्किटेक्ट है रियल एस्टेट में काम करना चाहते हैं उन सबको हम एजुकेशन देते हैं, वर्कशॉप रखते हैं, रिसर्च करते हैं, कुछ रिसर्च जर्नल भी बनाते हैं। जैसे कोई इंसान सोसाइटी के पास से जितना प्यार पाता है, जो भी पाता है, वो कुछ सोसाइटी को भी वापस लौटाने की उसमें इच्छा होती है। तो आपने सोसाइटी को वापस लौटाने के लिए क्या क्या कदम उठाए? अभी आपने बताया वो तो कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स मेरे बिजनेस के में मैंने क्या कंट्रीब्यूट किया जी, बट एट अ लार्ज कि मैं भी एक सोसाइटी का में से उभरा हुआ आदमी हूँ, और सोसाइटी में जो सक्सेस विद ग्रेस ऑफ गॉड मेरे को मिला है, किसी को इससे ज़्यादा या कम मिलता है। तो एक मेरी जिम्मेदारी बनती है कि सोसाइटी को मैं उसमें से छोटी भी
पोर्शन कैसे वापस करूं। तो आज 1 साल पहले केडी हॉस्पिटल वैष्णो देवी सर्कल पे बना है, तो केडी हॉस्पिटल का 5 साल तक पर्सनली हमारी कंपनी ने कंस्ट्रक्शन किया, नॉन प्रॉफिट बेसिस पे किया, उनका कंसल्टिंग किया, और वो हॉस्पिटल के ट्रस्ट को हमने काफ़ी मदद की कि वो मध्यम वर्ग के मरीजों के लिए काम करने वाली संस्था। That's great. उसी हिसाब से जो मेरा नेटिव है, वो नेटिव के यहाँ 2-3 एसोसिएशन चलते हैं, पाटड़ी बंधु समाज, पाटड़ी कड़वा पटेल समिति, ऐसी समितियों में खास जो बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप देना, बच्चे को एजुकेशन में कैसे मदद करना, उसमें मेरा बहुत सपोर्ट रहता है। तीसरी बात है विश्व उमिया फाउंडेशन। जी। विश्व उमिया फाउंडेशन एक बहुत बड़ी संस्था है। वहाँ लोगों के लिए एजुकेशन, रिलीजियस, पॉलिटिकल, सोशल, ये सभी चीज़ों का एक बहुत बड़ा कैंपस, जैसे अक्षरधाम बोलते हैं, अक्षरधाम जैसा कैंपस बनने जा रहा है। वहाँ मैं प्लेटिनम ट्रस्टी हूँ। उसी हिसाब से एक दूसरा है सरदार धाम, वो भी समाज के वर्ग को उत्थान के लिए काम कर रहा है, उसमें भी मेरा कंट्रीब्यूशन है। और आखिर में एक पोलियो फाउंडेशन। बहुत ही नोबल ख्याल है आपका कि आपके जन्मदिन पर आप ऐसी चीज़ें करते हैं जो आपके लिए भी ऑब्वियसली और आपके साथ जुड़े हुए बहुत लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी याद बन के रह जाती है। सर, इसके साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे आपकी कंपनी इतने सालों से प्रोग्रेस करती जा रही है, तो आपके कंपनी के लिए फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं? आप अपनी कंपनी को अभी और किस ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं? मैं ये बात बताऊं कि मेरी कंपनी का अभी 5 साल से सेकंड जनरेशन चालू हुआ है। जी। मेरा जो लड़का है, एक ही लड़का है, उसने भी बीटेक सिविल किया, उसने सेप्स से मास्टर किया, एंड ही हैज़ जॉइन माय कंपनी। तो ये 5 साल में मैं उनको टीच करता था कि कैसे बिजनेस करना है, एथिकल बिजनेस करना है, फिनेंशियल प्लानिंग कैसे करना है, मेंबरों के साथ कैसे कोऑर्डियल रिलेशन रखना है, ये सब बातें मैं करता था। अभी हम लोग ये सोच रहे हैं कि जैसे अच्छे से अच्छे, कभी टाटा हाउसिंग की बात कर लेते हैं, तो टाटा का नाम से ही आपके मगज में एक ब्रांड, एक क्वालिटी प्रोडक्ट आप लेने जा रहे हो, ऐसा आ रहा है। जी बिल्कुल। तो अगले 10, 20, 30 सालों में क्योंकि सन बिल्डर्स की आप प्रोडक्ट लेने जा रहे हो, तो वो प्रोडक्ट में आपको खरीदने से पहले ही एक एश्योरेंस खड़ा हो। तो इसके लिए हम हर एक क्षेत्र में अभी काम कर रहे हैं। हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, उसके बच्चे को पढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। शहर के जो अच्छे से अच्छे कॉन्ट्रैक्टर हैं, उससे हम कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। हमारा हर एक कंस्ट्रक्शन 100% लीगल होता है। रेरा की हर एक ज़रूरियात को हम पूरी कर पाते हैं। और भविष्य में जो पैसे वाले लोग हैं, तो 2-5 लाख, 15 लाख ज़्यादा दे के मकान अच्छा ले लेंगे। तो पहले से एक रहा है कि अफोर्डेबल हाउसिंग। तो आज हमारी तमन्ना है कि एक अफोर्डेबल हाउसिंग, एक मिडिल इनकम की एक कॉलोनी क्यों नहीं बने। आज शहर में काफ़ी टाउनशिप बनती है, लेकिन वो सब बड़े लोगों के लिए। तो मिडिल इनकम ग्रुप की 2000 घर है, उसमें करीबन 7-8 हज़ार लोग रहते हैं। वहाँ आपको मंदिर मिले, बच्चों का बाल मंदिर मिले, रिक्रिएशनल्स मिले, और बैटरी ऑपरेटेड वहाँ से एक खुद की वाहन व्यवहार व्यवस्था हो। यानी जो भी प्रीमियम और ये सुविधाएं चीज, हैं। हाँ, जी, ये टाउनशिप 2-3 किलोमीटर दूर होगी, तो उनको शहर में आने के लिए भी एक बैटरी ऑपरेटेड अच्छा सा ट्रांसपोर्ट भी मिल जावे। तो ओवरऑल वहाँ जाने के बाद लोगों को हर एक हिसाब से सोशली, एजुकेशनली, एक रहने के लिए एक सुंदर से सुंदर सा माहौल देने का हमारा एक ख्वाब है, और शायद हम अगले 2-5 साल में कर पाएंगे। सर, आज के दिनों में ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम्स के लिए मेनली रियल एस्टेट बिजनेस को थोड़ा कल्प्रिट सा माना जाता है, क्योंकि हम पेड़ पौधे काट के वहाँ पे कंक्रीट के जंगल बना रहे हैं। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज को बैलेंस करने के लिए आपकी कंपनी किस दिशा में काम कर रही है?
आपका क्वेश्चन बहुत आज के महीने में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। ग्लोबल वार्मिंग एंड कार्बन फुटप्रिंट। तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट केमिकल एंड अदर इंडस्ट्री के बाद रियल एस्टेट बिजनेस से आती है जी। ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज रियल एस्टेट बिजनेस यूटिलाइज करता है। और दूसरा, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा कंक्रीट के बॉक्स हर एक शहरों और शहरों की बाहर रियल एस्टेट बिजनेस से हिसाब से बनते हैं। Absolutely. तो आज एक बात है पेड़ पौधे लगाने की, तो हम हमारे हर एक कैंपस में, आज हमारे 10-15 साल वाले पुराने कैंपस में भी जाइए तो आपको बड़े बड़े वृक्ष मिलेंगे। वाओ। तो उसके लिए मैं माइन्यूटली पर्सनल केयर करता हूँ। दूसरा कि भी हमारे इंडस्ट्री के हिसाब से पेड़ पौधे को बहुत नुकसान होता है। तो एक गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर आर्किटेक्ट ऐसी संस्थाओं के साथ रह के हर एक साल को हम कम से कम 2 से 5 हज़ार पौधे शहर के अलग अलग विस्तार में लगाते हैं। इट्स सच अ ह्यूज नंबर। हाँ, और तीसरी बात कि दिन ब दिन जो भूजल स्तर जी हाँ, वो नीचे जा रहा है, तो उसको रिचार्ज करने के लिए हमारे हर एक प्रोजेक्ट में परकोलेटिंग वेल होते हैं। तो बारिश का पानी 100% हम फिर ग्राउंड में डाल देते हैं। बहुत बहुत इनोवेटिव आइडिया है सर। तीसरी बात है, वी ट्राई टू यूज रीयूज और रिसाइकल। तो हमारा जो जो वेस्टेज निकलता है उसको फेंकने की बजाय हमारे दूसरे प्रोजेक्ट में रोड बनाने में, कंस्ट्रक्शन लेबर की कॉलोनी बनाने में, जो ऐसे टेम्पररी स्ट्रक्चर में हम रीयूज करते हैं, तो इतनी कार्बन फुटप्रिंट कम होवे। वी आर वेरी मच ऑनर्ड टू हैव यू हियर ऑन आवर शो सर। आभार, बहुत आभार। दोस्तों, एन.के. पटेल सर से बातें करके हमने उनकी ज़िंदगी के, उनकी प्रोफेशनल लाइफ के और उनके सोसाइटी और एनवायरनमेंट के प्रति विचारों को बहुत नज़दीक से जाना। ये एक सच में बहुत ही इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी के साथ आज हम रूबरू हुए। सक्सेस फेयर के आज के एपिसोड में हम यहाँ पे लेते हैं विराम, लेकिन अगले एपिसोड में ऐसी ही एक शख्सियत से जल्द ही हमारी मुलाकात होगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। सक्सेस फेयर में जुड़े रहिए हमारे साथ।